Hello students, how are you? I hope you will be fine. In today's session, we will discuss structure of the atom. Okay, it's a chapter number 4, structure of the atom, and in today's session, we will discuss structure of atom, valency, and formula of compounds. Okay, so these topics will be discussed in today's session. तो यहाँ पर कुछ हम रूल्स देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे, क्योंकि हर एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, तो इन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसके लिए रूल्स हैं. द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और सेल्स. फर्स्ट रूल इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in a cell is given by the formula 2n square where n is the orbit or number of energy level index. Okay, मतलब क्या है कहने का, तो ये हमने बना लिया सपोज न्यूक्लियस. क्या बना लिया? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा? सर्कुलर पाथ में. तो ये हमने बना लिया एक सर्किल. अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ऐसे सर्किल तो बहुत सारे बनेंगे, ठीक है, तो इन सर्किल्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं. तो उसके लिए रूल देंगे हम 2n स्क्वायर, जहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3. तो देखो ये कौन सा सर्किल है? ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड सर्किल है, ये थर्ड सर्किल है. तो जैसे जैसे हम सर्किल बनाते जाएंगे उसका नंबर हम लिखते जाएंगे. पहले सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? तो n की वैल्यू रख के देखते हैं. 2 × 1 स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2. इसका मतलब पहले सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन. सेकेंड सर्किल में कितने हो सकते हैं? तो n की वैल्यू रख दीजिए. n की वैल्यू कितना रखेंगे हम? सेकेंड सर्किल मतलब n की वैल्यू हो गया 2. सो 2 2 = 4 × 2 इट इज इक्वल टू 8. मतलब सेकेंड सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन. तो इस तरीके से हम 2n स्क्वायर से कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिया तो उसके बाद फिर हमें दिखाना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन कैन बी एक्मोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8. कहने का मतलब ये है कि एक सेकेंड सर्किल में 1 2 3 हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे एक एक करके ऐड करते जाएंगे. पहले सेकेंड सर्किल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 7 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? जैसे ही सेकेंड सर्किल में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, हम 9th इलेक्ट्रॉन को कहाँ करेंगे? थर्ड सर्किल में. तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है. पहले सर्किल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तीसरा यदि इलेक्ट्रॉन है तो थर्ड इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेंगे हम? नेक्स्ट सर्किल में. इसी टाइप से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 9th इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेंगे? नेक्स्ट सर्किल में. तो इस बेस पर हम इसके कन्फिगरेशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्मोडेटेड इन अ गिवन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड. कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल किसी एक एटम में 3 सर्किल बना रहे हैं हम. कितने सर्किल? 3 सर्किल. तो सबसे पहले किस सर्किल में जाएंगे इलेक्ट्रॉन? सबसे पहले इनर सर्किल में जाएगा. इनर सर्किल का मतलब क्या? न्यूक्लियस के पास वाला सर्किल. जब पहला सर्किल भर जाएगा, पूरा फिलअप हो जाएगा, तब फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सेकेंड सर्किल में. फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? थर्ड सर्किल में. तो इस तरीके से हम सर्किल्स को बनाते जाएंगे, ठीक है. तो चलिए इन रूल्स के बेस पर हम कुछ एटम्स में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखते हैं. सबसे पहला एटम हाइड्रोजन. एटॉमिक नंबर कितना? 1. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 1. मतलब पहले सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1. हीलियम एटॉमिक नंबर 2. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहले सर्किल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3. तो 3 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे अरेंज करेंगे? अब कैपेसिटी याद रखना, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? सिर्फ पहले सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3. तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? नेक्स्ट सर्किल में. इसी तरीके से बेरिलियम में 2 2, बोरॉन 2 3 एंड सो ऑन. तो अभी सेकेंड सर्किल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन. अब यदि अगला एलिमेंट लेते हैं हम सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 2 8 1 होगा. 2 9 नहीं करेंगे इसको हम. 2 9 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन. तो हमारे पास 2 8
कितने हो गए 10। अभी एक इलेक्ट्रॉन बच गया, उसको हम थर्ड सर्किल में डालेंगे, थर्ड सेल में, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 8 1। मैग्नीशियम 2 3 देन सो ऑन, हर एक एलिमेंट में अब इसको हम कन्फिगरेशन बनाते जाएंगे। ये देखो अब आर्गन, आर्गन में क्या हो गया, थर्ड सर्किल पूरा हो गया। तो पोटेशियम 19, अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नेक्स्ट सर्किल में। कैल्शियम, यहाँ तक हमें काम करना है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। जब आपको स्ट्रक्चर बनाना हो एटम का तो आप इसी से उसका बनाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन पोटेशियम। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे 2 8 8 1। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन, तो कार्बन में क्या लिखेंगे 2 4। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इसका आएगा। ओके, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें मालूम हो गया तो हम एटम का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और ये एटम का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, ठीक है। 1 मतलब क्या, इसके में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पहले सर्किल में 1। तो इसको हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे एटम का, सबसे पहले बनाना हमको न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। न्यूक्लियस के बाद पहला सर्किल, पहले सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, ये बना दिया हमने 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो पहले बनाएंगे न्यूक्लियस, पहला सर्किल, पहले सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आएगा कौन सा, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, तो इससे बनाएंगे पहले न्यूक्लियस, पहला सर्किल, पहले सर्किल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, पर लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेंगे, अब इसके लिए एक और सर्किल बनाएंगे। ये बना लिया हमने दूसरा सर्किल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। इसी टाइप से ये बाकी एलिमेंट्स हमने अब लिख रहे हैं सीक्वेंस में, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना 4, तो 4 मतलब पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो सब में सेकेंड ऑर्बिट, देखो बेरिलियम में क्या आएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन और एक 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन में क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन में कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन और नियॉन में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये बनाना हमें स्ट्रक्चर है। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन में आपको क्या बनाना है, इस स्ट्रक्चर को आपको बनाना है। तो इस स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं कार्बन, आपको मालूम होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बढ़ दिए, कितने बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड में आ गए, ठीक है। तो जब ये बना लिया तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखो 1 और 1 2, ये पहले सर्किल में हो गए और दूसरे सर्किल में कितना 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। नियॉन के बाद अब हम देखेंगे सोडियम। तो सोडियम में एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना है 11। 11 मतलब इसका कन्फिग्रेशन क्या लिखते हैं हम, देखो डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेना इलेक्ट्रॉन का 2 8 1, मतलब पहले सर्किल में 2 इलेक्ट्रॉन बनाना है, दूसरे सर्किल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सर्किल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपको बनाना है। तो आपको सोडियम का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। फर्स्ट न्यूक्लियस, फर्स्ट सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। और थर्ड सर्किल में कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन गया, पहले सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पहले सर्किल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे सर्किल में कितने हैं 8 और तीसरे सर्किल में कितने हैं 1। ये हो गया सोडियम का, सोडियम का तो यही होता है। तो ये हो गया सोडियम का स्ट्रक्चर। आफ्टर स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम नेक्स्ट अब हम लेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या होगा पॉजिटिव, पहला सर्किल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड सर्किल में अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे
2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2, क्योंकि मैग्नीशियम में हम क्या लिखते हैं 2 8 2। तो आपको कलर से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में कितना होगा, तो पहले और फर्स्ट और सेकेंड सर्किल में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम हो जाएंगे, यहाँ पर कहीं भी डाउट नहीं है। थर्ड सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन इसी टाइप से। तो आप क्या करेंगे, अब जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, इसका मतलब कितने कितने इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रहेंगे, तो उसके हिसाब से आप हर एक एटम के लिए स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फॉस्फोरस में लास्ट में कितना रहेगा 2 8 5, पहले में 2, सेकेंड में कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड में कितने होगा 5 1 2 3 4 5। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस। फिर सल्फर। तो इस टाइप से अब हम क्या करेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ठीक है, सल्फर के लिए कितना हो जाएगा 6, क्लोरीन के लिए कितना हो जाएगा 7 2 8 7। ये हो जाएगा किसका, क्लोरीन का। और क्लोरीन के बाद किसका होगा, आर्गन। आर्गन में कितना हो जाएगा 2 8 8। ठीक है, तो इस टाइप से हम 18 एलिमेंट्स तक इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन बनाएंगे। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आफ्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम अब हम देखेंगे, अब हम देखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये है कि हमने अभी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सबसे लास्ट में जो नंबर हम लिखेंगे वो नंबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स सबसे लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होती है इसकी, उसका होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सो ऑल द एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या, ऑक्टेट का मतलब है कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अभी हमने देखी है कि अलग अलग एलिमेंट्स में लास्ट में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन सब की टेंडेंसी क्या है, इन सब की टेंडेंसी है कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, सो दिस इज डन आइदर बाय शेयरिंग और गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीनिंग ये है कहने का, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9। इसका कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन 2 7। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर देखो ये कितना डोनेट करेगा और कितना गेन करेगा। तो यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाए तो कितने हो जाएंगे 2 8, तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग समझना। ऑक्टेट का मतलब क्या, ऑक्टेट का मतलब लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8। अब यदि लास्ट में 2 7 है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 1, तो ये 1 हो गई इसकी वैलेंसी। ठीक है, यदि लास्ट में कितना है 6 तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2, तो ये 2 हो गई इसकी वैलेंसी। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो होगी उसकी वैलेंसी। ये तो एक तरीका हुआ इलेक्ट्रॉन गेन कर गई। दूसरा तरीका, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अब हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का Na एटॉमिक नंबर कितना है इसका 11। तो कन्फिग्रेशन क्या होगा 2 8 1। अब इसके पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यदि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कर सकता है, लास्ट में ये इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तब इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा 2 8 8। ठीक, तो यदि ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे उससे बेटर इसके पास एक और ऑप्शन है। यदि ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को ही अलग कर दे, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को अलग करेगा तो इसका कन्फिग्रेशन क्या बचेगा 2 8, और 2 8 लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो ये स्टेबल है। तो इसके पास 2 तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या करेगा, तो आप बताइए
इजी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना, दोनों में से इजी कौन होगा? ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इसके लिए इजी है। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। इसी टाइप से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का डिस्ट्रीब्यूशन है 282, तो ये क्या करेगा, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो 8 हो जाएगा, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, रिमूव कर दे, तो इसके पास क्या बचेगा कन्फिग्रेशन 2 8। तो दोनों में से इजी क्या होगा इसके लिए, 6 या 2। तो गेन करना इजी है, डोनेट करना, तो यहाँ पर डोनेट करना इसके लिए इजी है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 2। तो इस तरीके से हम अलग अलग एलिमेंट्स की वैलेंसी निकाल सकते हैं। सो वैलेंसी को अब हम डिफाइन करें तो वैलेंसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वैलेंसी, दिस इज द टेंडेंसी of the combining capacity of an element with other element is called valency। combining capacity मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, 2। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। कंबाइनिंग कैपेसिटी, यदि हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी है इसकी 3, तो 3 का मतलब क्या, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, वैलेंसी। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं साइन की। यदि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, अब देखो, अब सिंपल सा इसको हम समझते हैं कि यदि आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, उधार लेंगे तो आप क्या होगा, आप क्या होंगे, उसके ऋणी हो जाएंगे। आप कर्ज में डूब गए ना, तो आप ऋणी हो जाएंगे, तो आपके ऊपर साइन क्या आ जाएगा, माइनस। और यदि आप किसी को डोनेट कर रहे हैं तो आप कैसे हैं, आप धनी हैं, आप रिच हो गए ना। तो धनी मतलब क्या, धन, धन मतलब प्लस। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस। तो इस तरीके से हम अलग अलग एलिमेंट्स के लिए वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखते हैं हम वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कन्फिग्रेशन कितना मिलेगा, तो देखो हम हर एक एलिमेंट के लिए लिखते हैं। इसका कन्फिग्रेशन है 1, हीलियम इसका 2, अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर। यदि 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या है, n की वैल्यू यदि 1 लिखते हैं तो आंसर कितना आता है 2, और यदि n की वैल्यू 2 लिखते हैं तो आंसर कितना आता है 8। इसका मतलब लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये स्टेबल होगा। देखो हीलियम, हीलियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल है। स्टेबल होने का मतलब ये ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ना ही डोनेट करेगा, तो ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 0। लेकिन हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। अब लिथियम को देखते हैं हम। लिथियम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 2 1, 2 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो ये क्या बनेगा, सिर्फ 2, ये स्टेबल हो जाएगा। तो लिथियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है ना, इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई 1। फिर बेरिलियम, बेरिलियम का फॉर्मूला है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है 2 2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फिर 2 3, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन, बोरोन। कार्बन, तो कार्बन में क्या होगा, कार्बन का हमको मालूम है एटॉमिक नंबर है 6, कन्फिग्रेशन है 2 4। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 8 हो जाएगा, या इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन जब ये माइनस करेगा तो सिर्फ 2 बचेगा। तो दोनों में से क्या इजी होगा, 4 गेन करना या 4 डोनेट करना, तो चाहे गेन करे चाहे डोनेट करे, रिक्वायरमेंट तो 4 इलेक्ट्रॉन की ही है ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 4 हो गई। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे, 2 5, 7 मतलब कितना हो जाएगा, 2 5। 2 5 में क्या करेगा, अब या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसके लिए इजी क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका हो जाएगा 3, ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन नियॉन 0। इस तरीके से हम अलग अलग एलिमेंट्स के लिए उनकी वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 18 ग्रुप एलिमेंट्स, ये जो एटॉमिक नंबर 18 तक है, सीरियल नंबर 18 तक,
यहाँ तक एलिमेंट्स की हमने वैलेंसी दिखाया है 19 और 20 तक। तो इस तरीके से आप इसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। इस चीज़ को याद रखना। याद रखने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। आपने सीक्वेंस निकाल लिया है, सीक्वेंस में याद किया ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आपने सीक्वेंस में याद किया है ये सब। तो सीक्वेंस में याद करके अभी इसको 1 0, फिर कहाँ से 1 2 8, फिर 0, फिर 1 2 4 4, फिर 3 2, इस टाइप से याद रखेंगे वैलेंसी को। जब आप वैलेंसी निकाल लेंगे, वैलेंसी निकालना आपको आ जाएगा, तो फिर हम लिखते हैं अब कैटायंस। कैटायंस मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे सोडियम, सोडियम क्या करेगा, सोडियम का डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या लिख रहे हैं 2 8 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। डोनेट करने से सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया 1। तो डोनेट करने पर साइन आता है प्लस, तो इसके ऊपर साइन किया जाएगा Na+। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 2 8 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना आएगा +2। तो प्लस मतलब डोनेट कर रहा है, और उसके बाद जो नंबर लिख रहा है इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया है। इसी टाइप से हम बात करते हैं अब क्लोरीन। क्लोरीन का क्या है 2 8 7, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो गेन कर रहा है मतलब माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया 1। तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा Cl-। यदि हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का है 2 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करेगा मतलब चार्ज कितना आएगा माइनस, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 2, तो ये हो जाएगा -2। तो ऑक्सीजन ये चार्ज हो गया O-2। तो ये जो माइनस बना रहा है, जो माइनस बनाएगा उसको हम कहते हैं एनायन, और जो प्लस बनाएगा उसको हम कहते हैं कैटायन। ठीक है, तो एनायन और कैटायन दो चीज़ें याद रखना। कैटायन मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे उससे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो वो होगा कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो होगा एनायन। ओके, तो यहाँ पर हम लिस्ट बना रहे हैं कैटायन और एनायंस की। सबसे पहले ये एनायन की लिस्ट है कि हाइड्रोजन कितना डोनेट करता है 1, सोडियम कितना डोनेट करता है 1, इसलिए प्लस लगाया हमने। तो H+, देखो H यहाँ पर इस चीज़ को समझना, H इसका मतलब है हाइड्रोजन, S का मतलब क्या है हाइड्रोजन, और H+ का मतलब क्या है, तो H+ का मतलब है हाइड्रोजन कैटायन। और दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं हाइड्रोजन कैटायन। इसी तरीके से Na+, मतलब क्या, Na+ का नाम हम क्या लिखेंगे, तो इसको नाम हम लिखते हैं सोडियम कैटायन। ठीक है, ये हो गया सोडियम कैटायन, और जनरली इसको हम सोडियम भी कह देते हैं, कैटायन लिखने की जरूरत नहीं। यदि आपने Na+ लिखा है, सिंबल Na+ बनाया, तो यहाँ से अंडरस्टूड है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। ओके, बट यदि सिंबल इस टाइप से मैं लिखता हूँ Na एंड Na+, तो यहाँ आपको समझना होगा कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने कम कर दिया। तो सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास 11। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस आपको देखना है, कैटायन में और एटम में। तो यहाँ पर मैं लिस्ट बना रहा हूँ कैटायन की, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये आप मेमोराइज कीजिए। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से हम आगे एप्लीकेशन देखेंगे। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप न्यूमेरिकल ये जो इसके क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं करेंगे। मोनो एटमिक एनायन, एनायन मतलब चार्ज क्या होगा इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा माइनस चार्ज आएगा। ओके, और पॉली एटमिक आयन, तो यहाँ पर मोनो एटमिक और पॉली एटमिक इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है मोनो एटम मतलब एटम कौन कौन से, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम है, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन एटम है, इसमें सिर्फ ब्रोमीन एटम है, इसमें क्लोरीन एटम है, इसमें सल्फर एटम है। तो सिर्फ एक एटम है, एटम कितने हैं इसमें, सिर्फ
एक एटम है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मोनो एटम। और यहाँ पर कितने एटम है, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, 2 एटम है, इसलिए इसको हम कहेंगे पॉली एटमिक। ठीक है, तो जब हम पॉली एटमिक आयन लिखेंगे तो इसकी लिस्ट है हमारे पास, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, सल्फाइड SO3 माइनस, कार्बोनेट CO3 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 सिंगल माइनस। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो हम काम करने वाले हैं उसमें इन आयंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो जब तक आपको ये याद नहीं रहेगा आप इसके बाद किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा टास्क है राइटिंग फॉर्मूला ऑफ सम कंपाउंड्स। तो फॉर्मूला लिखने के लिए देखो पैटर्न क्या है, जैसे एक कंपाउंड लिखा मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड, तो आपको सबसे पहले इसमें पहचानना पड़ेगा कि एटम कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हाइड्रोजन, सिंबल लिख लिया मैंने H। क्लोराइड मतलब क्या, क्लोराइड मतलब Cl, और इनकी वैलेंसी कितना है, तो H क्या बनाता है, H+, तो ये लिख लिया मैंने +1। क्लोराइड क्या बनाता है, -1, तो ये लिख लिया हमने इसको -1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हाइड्रोजन को -1 से और क्लोराइड को +1 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे H का मल्टीप्लाई किससे किया, 1 से, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर लिखेंगे Cl, उसके बाद क्या लिखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला हो गया HCl, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, HCl। दूसरा कंपाउंड हाइड्रोजन सल्फाइड। सो हाइड्रोजन सल्फाइड में आपको मालूम है हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, H। सल्फाइड मतलब क्या, टेबल से देखिए, सल्फाइड मतलब S। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना है, +1। सल्फर के ऊपर चार्ज कितना है, -2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, हाइड्रोजन इसका किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 2 से, और सल्फर का किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला है H2S। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं हम, कैल्शियम कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन मतलब हो गया C, टेट्राक्लोराइड क्लोराइड मतलब हो गया Cl। कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4, क्लोराइड की वैलेंसी कितना, -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 से, और Cl किससे, 4, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, CCl4। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम Mg, क्लोराइड Cl, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, क्लोराइड की -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा इसका MgCl2। नेक्स्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितना, ऑक्साइड मतलब क्या, O, तो इनकी वैलेंसी लिख लेते हैं हम +3 एंड -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो Al के बाद क्या लिखेंगे, 2, Al2, और O के बाद क्या लिखेंगे, 3, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2O3। ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए हम क्या लिखेंगे, Ca, कैल्शियम, ऑक्साइड मतलब O, कैल्शियम की वैलेंसी +2, ऑक्साइड की वैलेंसी -2। अब यहाँ पर देखना कि जब हम इसका फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस चीज़ को देखना, Ca इसका मल्टीप्लाई किससे हुआ, 2 से, और O का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से। तो क्या इन दोनों में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन मतलब एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है इसको जो कॉमन हो। जैसे हम दोनों को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर कितना बचेगा, +1, और यहाँ पर कितना बचेगा, -1। तो इनको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaO। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, CaO। तो ये CaO कहाँ से आया, यदि दोनों की वैलेंसी सेम होती है और सेम वैलेंसी में से यदि हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड। आफ्टर कैल्शियम ऑक्साइड नेक्स्ट कंपाउंड इज सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम का सिंबल क्या, Na, ऑक्साइड का सिंबल O, सोडियम की वैलेंसी +1, ऑक्साइड की वैलेंसी -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा, Na2O। Na का मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से, और O का मल्टीप्लाई किससे किया, 1 से, तो फॉर्मूला होगा Na2O। आफ्टर दैट कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर
और नाइट्रेट मतलब NO3, कॉपर की वैलेंसी कितना +2, नाइट्रेट की वैलेंसी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखना इसमें कि जो हमारे पास एनायन है, मतलब जिसकी वैलेंसी माइनस में है, वो एनायन यदि ग्रुप में है, पॉली एटमिक है, ग्रुप में है, तो उस ग्रुप को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उसके बाद जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको लिखना है। कहने का मतलब क्या, कॉपर इसका मल्टीप्लाई किससे किया, 1 से, तो कोई जरूरत नहीं है। बट NO3 कैसा है, ग्रुप है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ग्रुप है ना, तो इसको पहले ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर NO3 का मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से, तो इसको यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो ध्यान रखना, यदि हमने ग्रुप वाले का मल्टीप्लाई किससे किया है, 1 से किया, तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर यदि मोर देन 1 यहाँ पर लिखा हुआ है तो फिर आपको ब्रैकेट लगाना है। ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत कब नहीं है, जरूरत तब नहीं होगी जब NO3 इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, तब हम सिर्फ इसको NO3 लिखेंगे। और यदि इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 से, 3 से, 4 से, तो फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CuNO3 होल ट्वाइस। फिर सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम का सिंबल Na, सल्फाइड का सिंबल S, कंपाउंड बनेगा Na2S, कंपाउंड क्या बन जाएगा, Na2S। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ मैग्नीशियम का देखना फॉर्मूला Mg, हाइड्रोक्साइड OH +2 और -1। अब यहाँ पर OH क्या है, ग्रुप में है, 2 है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये ग्रुप में है, ग्रुप में, और ग्रुप वाले का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ग्रुप वाले का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो इस ग्रुप को हम ब्रैकेट में रखेंगे और 2 को ब्रैकेट के बाहर लिखना है। तो ये हो जाएगा Mg, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे OH और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे 2। ओके, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्या लिखना है, एल्यूमिनियम क्लोराइन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, क्लोराइड की वैलेंसी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा AlCl3। और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो Ca हाइड्रोक्साइड मतलब OH, ये बनाएगा कंपाउंड CaOH होल ट्वाइस। फिर से OH ग्रुप में है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड्स। और इसके बाद नाउ वी विल ट्राई टू राइट द फॉर्मूला ऑफ सम मोर कंपाउंड्स। फर्स्ट कंपाउंड इज सोडियम नाइट्रेट, सोडियम की वैलेंसी, और नाइट्रेट मतलब NO3, सोडियम की वैलेंसी +1, नाइट्रेट की वैलेंसी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कि यदि ग्रुप में है, तो ग्रुप में यदि हमारे पास एनायन है तो उसको हमें ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसको हम क्या लिख सकते हैं, NaNO3। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट में, अमोनियम मतलब NH4, सल्फेट मीन्स SO4, अमोनियम की वैलेंसी कितना, +1, सल्फेट की वैलेंसी कितना, -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब अमोनियम NH4, इसमें ये क्या है, ये ग्रुप है, ग्रुप है, इसका मतलब इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, 2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का वैलेंसी, कार्बोनेट, दोनों की वैलेंसी आपको अब टेबल से देख लेंगे आप, इसको याद भी रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपाउंड बनेगा Na2CO3। और लास्ट कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का सिंबल Ca, कार्बोनेट CO3 - Ca की वैलेंसी +2, कार्बोनेट की -2। अब देखो दोनों क्या दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 1 हो जाएगा। तो कैल्शियम का मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से, और कार्बोनेट का मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से। मतलब ये देखो इन दोनों को क्या कर दें हम, 2 से डिवाइड कर दें तो कितना कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो Ca का मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से, और कार्बोनेट का मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा CaCO3। ठीक है, Ca2CO3 ट्वाइस नहीं लिखना है, CaCO3, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड करने का कोई पर्पस नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 से तो 2 डिवाइड हो ही नहीं सकता ना, लेकिन यहाँ पर तो चलो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, तो हमको दोनों को सॉल्व करना है, ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो ये होगा CaCO3, ये हो गया फॉर्मूला ऑफ सम कंपाउंड्स। नाउ वी विल ट्राई टू राइट नेम ऑफ सम कंपाउंड्स।
तो किसी कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे? तो नाम लिखने के लिए हम कुछ फॉर्मूले लिखते हैं, CO CO3। तो आप ये आइडेंटिफाई करो, Ca मतलब क्या? यस, Ca मतलब कैल्शियम। और CO3 को क्या कहते हैं हम? CO3 को कहते हैं कार्बोनेट। तो इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। सेकंड क्या है? Al2SO4 होल थ्राइस। Al का नाम क्या है? एल्यूमिनियम। और SO4 का नाम क्या है? सल्फेट। तो ये क्या हो गया? एल्यूमिनियम सल्फेट। आफ्टर दैट कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा? हो गया। नेक्स्ट K2SO4, K मतलब हो गया पोटेशियम, SO4 मतलब हो गया सल्फेट, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम सल्फेट। और लास्ट KNO3, K हो गया पोटेशियम, NO3 हो गया नाइट्रेट, तो नाम हो गया इसका पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से हम कंपाउंड्स के फॉर्मूले यदि हमें मालूम है तो हमको उनको नाम लिख सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अब अपने एग्जाम में क्या आएगा क्वेश्चन? तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, आपको एक कंपाउंड का नाम दिया रहेगा, ठीक है, नेम विल बी गिवन एंड यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। और सेकेंड पैटर्न क्या दे सकता है? फॉर्मूला इज गिवन, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ कंपाउंड। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन, राइटिंग नेम ऑफ सम कंपाउंड्स। ओके, इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है और इंटेक्स क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। सॉल्व करने के बाद यदि कहीं प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।